अस्सलाम वालेकुम, होप सो यूर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फाइनल टर्म की हम तैयारी करने जा रहे हैं और 19 से 45 तक हम सारे लेक्चर्स कवर करेंगे। छोटी सी बुक है तो ये इंशाल्लाह इसका सिलेबस 3 से 4 वीडियोस में ये इजीली कवर हो जाएगा। और ये सारा कुछ जो भी इसमें लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, ये सारा आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही सारी बातें हैं। तो प्रोजेक्ट की अगर थोड़ी बहुत आपने तैयारी की है और आपको उसकी समझ है तो फिर इजीली ये कवर हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है जी लेक्चर नंबर 19 का टाइप ऑफ रिस्क। सबसे पहले तो ये जान लें कि रिस्क क्या होता है। आमतौर पर जब हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ में कोई ख़तरा है तो उस बात से मुराद क्या होती है कि आने वाले वक्त में उस चीज़ में या उस काम में कोई नुकसान हो सकता है या नुकसान होने के चांसेस हैं। तो प्रोजेक्ट में रिस्क होने का क्या मतलब है कि प्रोजेक्ट में अनसर्टेन प्रॉब्लम्स या इवेंट्स जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई, ईच प्रोजेक्ट इज फेस्ड विद मैनी टाइप ऑफ रिस्क। हर प्रोजेक्ट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क को फेस कर सकता है, जिसमें इंक्लूड है, पहला है प्रोजेक्ट रिस्क, फिर टेक्निकल रिस्क है और एक है बिजनेस रिस्क। अच्छा, जो प्रोजेक्ट में रिस्क होता है वो अगर आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोजेक्ट लेट हो सकता है, प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है और बाज़ दफ़ा प्रोजेक्ट जो है वो पूरे का पूरा भी फेल हो जाता है। प्रोजेक्ट रिस्क में क्या है कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है स्केड्यूल को और प्रोजेक्ट की कॉस्ट इसमें बढ़ जाती है। इसकी एग्जांपल आप यूँ लें कि अगर एक प्रोजेक्ट है जो कि 6 महीने में उस प्रोजेक्ट ने मुकम्मल होना है लेकिन टीम मेंबर कम हैं तो ये प्रोजेक्ट लेट हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिस्क है। फिर टेक्निकल रिस्क है सेकंड पॉइंट। तो टेक्निकल रिस्क क्या होता है, अगर टीम ने कोई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है जो कि अनस्टेबल है और डेवलपर को उसका मुकम्मल तजर्बा भी नहीं है तो प्रोजेक्ट में टेक्निकली प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये है टेक्निकल रिस्क। फिर है बिज़नेस रिस्क। बिज़नेस रिस्क से क्या मुराद है, अगर आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है लेकिन मार्केट में कस्टमर उस प्रोडक्ट को या उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल ही नहीं करते तो ये कारोबारी रिस्क है। इससे फिर मार्केट वैल्यू आपकी कम हो सकती है, आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट में आपकी चीज़ ही नहीं बिक रही है तो आपने ऑब्वियसली उस पर कोई ना कोई तो बजट लगाया होगा, कोई ना कोई आपने कीमत तो लगाई हुई है उस एप्लीकेशन को या उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो आपकी बिकेगी नहीं तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा। इसकी एग्जांपल आप नोकिया के मोबाइल को देख लें कि हालांकि नोकिया के मोबाइल में कोई भी ख़राबी नहीं है, उसमें कोई इस तरह का इशू नहीं है, पहले वही मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होते रहे, लेकिन जैसे ही ये टच स्क्रीन वाले मोबाइल आए हैं तो नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक वो नहीं रहे जो नोकिया वाले मोबाइल हैं। तो वैसे तो उसमें कोई ख़राबी भी नहीं है लेकिन लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, अब एक न्यू ट्रेंड बन गया है। तो वो इस दौर के लिहाज से वो चीज़ फिर मार्केट में उसकी सेल नहीं होती है। तो अगर ऐसी चीज़ को आप प्रोड्यूस करने लग जाएंगे जो कि जिसका ट्रेंड ही नहीं है, बेशक वो अच्छी सही जो भी है, लेकिन अगर उसका ट्रेंड ही नहीं है, मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली वो बिज़नेस रिस्क में ही आएगी। नेक्स्ट है आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, इससे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन को पढ़ने से पहले एक लाइन ऊपर मुझे नज़र आ गई है, देयर आर प्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल रिस्क। कि यहाँ पर प्रिडिक्टेबल रिस्क भी होता है और अनप्रिडिक्टेबल रिस्क भी होता है। प्रिडिक्टेबल का क्या मतलब है, तो होता है कि ऐसा रिस्क जिसका पहले से अंदाज़ा लगाया जा सके, वो होता है प्रिडिक्टेबल रिस्क। और अचानक अगर किसी क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से कोई रिस्क आ जाता है तो उसको अनप्रिडिक्टेबल रिस्क कहते हैं। लाइक अगर किसी टीम मेंबर का अचानक से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो प्रोजेक्ट उस सूरत में लेट हो जाता है तो उसको अनप्रिडिक्टेबल रिस्क कहते हैं, उसका पहले से किसी को अंदाज़ा नहीं था। रिस्क आइडेंटिफिकेशन से मुराद है जी कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। फिर यहाँ पे रिस्क आइडेंटिफिकेशन का ही सेकंड लाइन है, दीज रिस्क फॉल इन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ जेनेरिक रिस्क एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क। इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, एक होता है जेनेरिक रिस्क और दूसरा है प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क। जेनेरिक रिस्क क्या होता है, रिस्क दैट इफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अगर ऐसा रिस्क जो कि हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर रहा है तो उसको जेनेरिक रिस्क कहेंगे। और प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क से क्या मुराद है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड है।
रिस्क कंपोनेंट्स में रिस्क को इनके इम्पैक्ट्स के लिहाज से 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट है परफॉर्मेंस रिस्क, सेकंड है कॉस्ट रिस्क, सपोर्ट रिस्क और स्केजुअल रिस्क। परफॉर्मेंस में क्या होता है कि क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस देगा, जो परफॉर्मेंस हमें उससे चाहिए क्या वो वाली परफॉर्मेंस वो देगा। और कॉस्ट रिस्क में क्या है कि क्या प्रोजेक्ट को जो एलोकेटेड बजट है, जितनी भी कॉस्ट उसको एलोकेट की गई है, क्या उसके अंदर मुकम्मल हो जाएगा। सपोर्ट रिस्क में क्या आता है कि क्या सॉफ्टवेयर को मुस्तकबिल में मेंटेन या अपडेट करना इजी होगा या नहीं। फिर स्केजुअल रिस्क आ जाता है। सो स्केजुअल रिस्क क्या है कि क्या प्रोजेक्ट टाइम पर मुकम्मल हो जाएगा। फिर यहाँ नीचे लेवल ऑफ रिस्क बताए गए, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटास्ट्रॉफिक, क्रिटिकल, मार्जिनल और निग्लेबल। ये जो सबसे पहले कैटास्ट्रॉफिक लिखा हुआ है, इसमें बहुत संगीन किस्म का डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। और क्रिटिकल में उससे फिर थोड़ा कम ख़तरा होता है, मेजर परफॉर्मेंस या प्रॉब्लम स्केजुअल का इशू आ सकता है। फिर मार्जिनल में माइनर सा इफ़ेक्ट होता है और निग्लेबल में बहुत ही कम बजट के अंडर कुछ इसके डिफरेंस में आपको यहाँ पर कोई इतना सही तरह से इसको मैनेज करके नहीं लिखा गया, तो इसका अलग से मैं आपको आपके नोट्स में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ से आपको करने की इसको ज़रूरत नहीं है। बस समझने वाली बात ये है कि जो पहला होता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, फिर दूसरा थोड़ा उससे कम होता है, तीसरा उससे कम होता है और चौथा तो बहुत ही हल्का सा उसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये इतना वो नहीं है। लेकिन ये एमसीक्यूज़ में भी बाज़ दफ़ा आ जाता है कि सबसे जो शदीद किस्म का होता है वो कौन से वाला है। तो इस लिहाज से आपको ये लाइन में पता होने चाहिए कि पहला कैटास्ट्रॉफिक है, क्रिटिकल है, फिर मार्जिनल है और फिर निग्लेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है रिस्क प्रोजेक्शन की। रिस्क प्रोजेक्शन क्या चीज़ होती है, इसमें हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि रिस्क के कितने चांसेस है, और अगर रिस्क आ जाता है, अगर कोई ख़तरा है भी, तो उससे फिर नुकसान कितना होगा प्रोजेक्ट को, ओवरऑल प्रोजेक्ट को कितना नुकसान होगा। नेक्स्ट है असेसिंग रिस्क इम्पैक्ट। लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट होने से एक ऊपर की लाइन है RMM स्टैंड फॉर रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान। ये आपने एक याद कर लेनी है। तो नेक्स्ट है असेसिंग रिस्क इम्पैक्ट। ये डिटरमाइन कर रहा होता है कि रिस्क अगर हो गया तो प्रोजेक्ट पर कितना डिफेक्ट पड़ेगा, उससे फिर कितना नुकसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो रिस्क होते हैं ये डिपेंड कर रहा होता है कि रिस्क किस टाइप का है और कितने एरिया पर ये असर करेगा। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। बाकी यहाँ पर एक आपको फार्मूला दिया गया R= प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्क मल्टीप्लाई कॉस्ट। ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये जो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, एन एग्जांपल लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग केस। रिस्क दिया हुआ है, इसमें लंबी चौड़ी एग्जांपल है, फिर इसको इसी फार्मूला के तहत इसको हल किया गया। तो ये आपने लाजमी देख लेनी है। इस तरह की जो थ्योरी वाली बुक है, लाजमी इसमें कुछ ना कुछ सिनेरियो इस तरह के दिए होते हैं और कहावत है कि इसको सॉल्व करें। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपने एग्जांपल देखनी है। नेक्स्ट है रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। यहाँ रिस्क मिटिगेशन से रिस्क को कम करने के लिए पहले से एक्शन लें। और सबसे पहले यहाँ पर लिखा कि द RMM प्लान असिस्ट द प्रोजेक्ट टीम इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी for dealing with risk. In this context, an effective strategy must under risk avoidance, risk monitoring, risk management and contingency plan. रिस्क अवॉइडेंस में क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप अवॉइड करें कि रिस्क कोई आए ही ना, रिस्क होने ही ना दें। नेक्स्ट है कि रिस्क मॉनिटरिंग। अगर रिस्क की वार्निंग साइन आ गया है, आपको कहीं लगता है कि कोई रिस्क आने का ख़तरा है, आपने रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश की है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है कि रिस्क को मॉनिटर करते रहें, रिस्क के वार्निंग साइन को मुसलसल ऑब्जर्व करते रहें कि अगर इनकेस कोई रिस्क आ जाता है तो फ़ौरन से आपको उसका पता चल जाए। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट की तब ज़रूरत पड़ती है जब रिस्क को प्रिवेंट करने की कोशिश नाकाम हो गई हो और कोई रिस्क अचानक से अकर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्रोजेक्ट की हमने पीछे एग्ज़ाम्पल ली, तो एक अहम डेवलपर अगर अचानक से रिज़ाइन कर देता है तो उसका बैकअप डेवलपर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर अदा करना पड़ेंगी। तो ये रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है कि अगर कोई रिस्क आ गया तो उसको अब मैनेज करने की कोशिश करें। फिर यहाँ जो लास्ट वाला है इसमें वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर प्रिवेंट करने की, अवॉइड करने की, रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश नाकाम हो गई है तो फिर इसको यूज़ किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट को। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 21 है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्केजुलिंग एंड मॉनिटरिंग।
आमतौर पर भी अगर हम बात करते हैं स्केजुलिंग, तो उसका क्या मतलब होता है कि किसी भी काम को, किसी भी टास्क को हमने काम के लिहाज से, सॉरी टाइम के लिहाज से हमने उसको तरतीब दे दी है। प्रोजेक्ट स्केजुलिंग से क्या मुराद है? प्रोजेक्ट के तमाम टास्क को टाइम के लिहाज से आपने तरतीब दे देना होता है। और आपका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें अगर आपने वो चीज़ें खुद रीड आउट की हैं, गैंग चार्ट करा उसमें बनाए होते हैं और डिफरेंट, तो उनमें भी टीचर्स ने एक स्केजुअल आपको बनाने को कहा होता है। उसमें बेसिकली यही होता है कि आपने कितने टाइम में रिक्वायरमेंट्स आपने कितने वीक में कंप्लीट करनी है, फिर डिज़ाइन फेज़, फिर कोडिंग फेज़ होता है, फिर टेस्टिंग फेज़ है। तो इसको कितने कितने टाइम में आप बेसिकली कंप्लीट कर रहे हैं, कौन सा फेज़ कितने टाइम में आपका कंप्लीट होता है। तो इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर को पता चल जाता है कि कौन सा काम कब तक मुकम्मल होना चाहिए। नेक्स्ट इसकी कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। प्रोजेक्ट में ये स्केजुलिंग इम्पोर्टेंट होती क्यों है? हर प्रोजेक्ट में स्केजुलिंग मस्ट होती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको क्यों किया जाता है? तो आमतौर पर प्रोजेक्ट एक ही दिन में तो लेट नहीं होता, रोज़ थोड़ा थोड़ा डिले होता है। जिस तरह से आप रोज़ स्टूडेंट सोचते हैं कि हम कल से फाइनल टर्म की तैयारी करेंगे, फिर वो कल नहीं आता, फिर नेक्स्ट डे, फिर कल, फिर कल, फिर कल, तो वो एक एक दिन होते होते वो ऐसे ही डिले हो जाता है। तो इसी तरह प्रोजेक्ट में भी अगर एक एक दिन करते करते डिले हो जाए और इवेंचुअली प्रोजेक्ट फिर बहुत लेट हो जाता है, तो इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रोज़ प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं और उन्होंने बाकायदा स्केड्यूल बनाया होते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक हमने मस्ट इस कोडिंग को कंप्लीट करना है या रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रियलिस्टिक स्केजुलिंग। रियलिस्टिक स्केजुलिंग के कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन है कंपार्टमेंटलाइजेशन और इंटरडिपेंडेंसी। जो फर्स्ट है कंपार्टमेंटलाइजेशन, इसका क्या मतलब है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आपने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो ये वो एक आपने बहुत दफ़ा मुहावरा भी सुना होगा, कहानी भी सुनी होगी, तो उसमें भी यही बताया कि बड़े बड़े जब मसाइल होते हैं तो उनको अगर छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो वो ईजीली आप उनको सॉल्व भी कर सकते हैं, आप उनको समझ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट है इंडिपेंडेंसी। इससे क्या मतलब है? ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टास्क किस दूसरे टास्क पर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन होता है, फिर कोडिंग होती है, फिर टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग कोडिंग से पहले नहीं हो सकती, तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, एक दूसरे पे ये डिपेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें यही चीज़ जो है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है टाइम एलोकेशन। तो यहाँ पर हर काम को टाइम एलोकेट किया जाता है, उसमें कितनी एफर्ट लगनी है, स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है, इसमें यही चीज़ें दी जाती हैं। नेक्स्ट है एफर्ट वैलिडेशन। एफर्ट वैलिडेशन में क्या होता है कि मैनेजर प्रोजेक्ट को इंश्योर करता है कि मौजूदा स्टाफ से ज़्यादा लोग एक वक्त में स्केजुअल ना किए जाए। फिर है डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जहाँ पर डिफाइंड होती हैं, हर काम किसी मखसूस टीम मेंबर को असाइन कर दिया जाता है और हर काम का एक क्लियर आउटपुट होना चाहिए। डिफाइंड आउटकम्स में क्या है कि हर जो काम है उसका क्लियर आउटपुट होना चाहिए। फिर है डिफाइंड माइलस्टोन। एवरी टास्क और ग्रुप ऑफ टास्क शुड बी एसोसिएटेड विद अ प्रोजेक्ट माइलस्टोन। हर काम को माइलस्टोन के साथ एसोसिएट करना चाहिए। फिर यहाँ पर वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, नेक्स्ट कोई भी चीज़ नहीं है। फिर लेक्चर नंबर 22 पे आ जाते हैं, रिलेशन बिटवीन पीपल एंड। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है आपको। ये फार्मूला आपने लाजमी तौर पर याद करना है। C = n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो बात क्या की गई बेसिकली कि अगर एक बंदा 120 दिन में काम मुकम्मल करता है तो 120 बंदे एक दिन में काम मुकम्मल कर लें, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब लोग बढ़ जाते हैं तो फिर मीटिंग भी ज़्यादा करनी पड़ती हैं, फिर कम्युनिकेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो उससे फिर जो प्रोडक्शन लेवल है वो किसी हद तक कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन चैनल का आप फार्मूला बताएं। तो ये कम्युनिकेशन चैनल का फार्मूला है CN(n-1) डिवाइडेड बाई 2। अगर टीम में n लोग हैं तो टोटल कम्युनिकेशन चैनल कितने होंगे? तो इसको जब आप n4 रखेंगे, मल्टीप्लाई 4 - 1 n-1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये टोटल 6 चैनल बन जाते हैं इसके। ये भी ऐसी एग्जांपल है जिसका सिनेरियो देखिए आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इस पे ये एक एग्जांपल और एक मुहावरा आप कह सकते हैं कि ये बड़ा अच्छा फिट होता है। जैसे वो कह रहे होते हैं कि अगर एक खातून है तो 5 मिनट में अगर वो 5 रोटियाँ बना रही हैं तो 2 ख़वातीन हो जाएंगी, तो वो 5 मिनट में कितनी रोटियाँ पकाएंगी? तो आंसर देने वाला बड़ा एक ज़हीन बंदा था, तो उसने कहा कि अगर 2 हो जाएंगी तो फिर वो एक रोटी भी वो नहीं बनाएंगी, क्योंकि वो बातों में लग जाएंगी। तो ये मुहावरा बड़ा इस पे फिट आ रहा है।
क्योंकि जब ज़्यादा टीम मेंबर होंगे तो फिर ऑब्वियसली उसको मैनेज करना और वो सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। तो फिर वो अगर एक सिंगल बंदा जिस तरह से काम कर रहा है 120 बंदे आ जाएंगे तो वो फिर उस तरह से उनका वो काम नहीं कर रहे होंगे। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि 120 टेक्निकली तो ये शायद सुनने में अचानक से बंदे को लगता है कि हाँ ठीक है, अगर एक बंदा 120 दिन में करा तो 120 बंदे होंगे तो एक दिन में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोर पीपल इज़ नॉट ऑलवेज मोर प्रोडक्टिविटी। ज़्यादा लोग हमेशा ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करें ज़रूरी नहीं है। यानी 4 लोगों की टीम में 6 मुमकिन कम्युनिकेशन चैनल होंगे और अगर टीम को बढ़ाएंगे तो फिर कम्युनिकेशन चैनल भी बढ़ाना पड़ेंगे और फिर कम्युनिकेशन के लिए मीटिंग्स वगैरह और ये सारा कुछ वो चीज़ें फिर अरेंज करना पड़ती हैं। फिर टास्क सेट डेफिनेशन है। Process model define a task set which comprise of SC work, task, milestone and deliverable। इसका क्या मतलब है कि प्रोजेक्ट में परफॉर्म किए जाने वाले जो डिलीवरेबल है, माइलस्टोन है और टास्क है, उस सब का ये कलेक्शन है और उस सब को अगर कलेक्ट किया जाए तो हम कहते हैं कि ये टास्क सेट डेफिनेशन है हमारे पास। टास्क क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने एक डेटाबेस को डिज़ाइन करना है तो ये आपके पास टास्क है। डिलीवरेबल क्या है कि डेटाबेस पे आपने डॉक्यूमेंट बनानी है उसकी, और माइलस्टोन क्या है कि डेटाबेस को आपने कंप्लीट कर लिया है, ये एक आपका माइलस्टोन है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पर ये जो 4-5 लिखी हुई हैं, पहले का क्या मतलब है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का, कि नए आइडियाज़ जो टेक्नोलॉजी को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर है न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आप बिल्कुल एक न्यू सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। फिर क्या है कि एप्लीकेशन इनहेंसमेंट, उसी में आप कुछ न्यू फीचर्स ऐड कर रहे हैं। मेंटेनेंस, पहले वाले के फीचर्स जो है उन्हीं को आपने मेंटेन करना है। और रीइंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में क्या है कि पुराने सॉफ्टवेयर को आप उसमें मज़ीद इम्प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिचर्स। फर्स्ट वन है कैजुअल, सेकंड है स्ट्रक्चर्ड, थर्ड है स्ट्रिक्ट और फोर्थ है क्विक एक्शन। तो फर्स्ट वन है कैजुअल। कैजुअल का क्या मतलब है? सॉरी, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डिग्री ऑफ रिचर का क्या मतलब। तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट में कितनी तफसील और सख्त जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उसको फॉलो किया गया। कैजुअल का क्या मतलब है कि छोटे प्रोजेक्ट के लिए ये यूज़ किया जाता है, जस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। ऑल प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ आर अप्लाइड पर ओनली अ मिनिमम टास्क सेट इज़ रिक्वायर्ड। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ SER however still followed। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फॉलो किया जाता है। फिर स्ट्रिक्ट आ जाता है। स्ट्रिक्ट में क्या लिखा है कि इन दिस केस फुल प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेड एंड द अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ आर अप्लाइड। द वर्क प्रोडक्ट जनरेटेड इन दिस केस आर रिबस। क्रिटिकल प्रोजेक्ट में फिर स्ट्रिक्ट प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। और क्विक रिएक्शन जो है ये जस्ट इमरजेंसी की सूरत में, इमरजेंसी की सिचुएशन अगर हो जाती है तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। पहले ज़रूरी काम करते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन बाद में इसमें अपलोड की जाती है। फिर यहाँ पे TSS एक टर्म लिखी हुई है। TSS का मतलब है टास्क सेट सिलेक्टर। दीज पैरामीटर आर यूज टू कैलकुलेट व्हाट इज नोन एज TSS विच इज़ देन यूज टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिजन। ये डिसाइड करने में मदद करता है कि प्रोजेक्ट की स्ट्रिक्ट या कैजुअल कौन सी अप्रोच है। इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेड मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई EP एंट्री पॉइंट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये जो बॉक्स बना हुआ है डिग्री ऑफ रिचर और साथ में TSS, इसकी एग्जांपल लंबी चौड़ी लिखी हुई है। इसको भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना। जो इस तरह के सिनेरियो देख के एग्जांपल दी हुई हैं और जो फार्मूलाज वगैरह ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं पेपर्स में। नेक्स्ट है टास्क नेट। टास्क नेटवर्क से मुराद ये है कि आप किस ऑर्डर में टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये नीचे डिफाइनिंग है टास्क। ये जो नीचे उन्होंने एक लंबा चौड़ा लिखी हुई है 4-5 लाइनों पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ। तो इसमें भी उन्होंने यही बताया हुआ है कि सीक्वेंस बताया जा रहा है कि टास्क किस तरह से कंप्लीट हो रहा है, पहले कौन सा काम होगा, फिर कौन सा होगा और फिर उसके बाद। इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इससे आगे तो ये बहुत ही ईजी है। एक दफ़ा आपने लेक्चर देखना है, एक दफ़ा आप हैंडआउट्स रीड करेंगे और उसके बाद जो फाइल्स वगैरह हैं, जो करंट पेपर्स हैं वो आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका कवर हो जाएगा।